बच्चों, ब्रेन जीएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग गांधी जी के सेकेंड टॉपिक पे कंप्लीट करेंगे, जो कि गांधी जी का भारत से बाहर जो दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने आंदोलन किया था। और इसके पहले जो गांधी जी की पहली जो क्लास थी, फर्स्ट क्लास थी, तो उसमें आपने देखा था कि गांधी जी का जो जीवन परिचय, गांधी जी की जो शिक्षा है, उससे संबंधित हम लोगों ने कंप्लीट स्टडी की थी। सेकेंड टॉपिक में गांधी जी के हम लोग दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी के जो आंदोलन रहे हैं, जो एक लिस्ट बनी हुई है, इन सभी को हम लोग डिटेल से बारी बारी देखेंगे कि गांधी जी ने कौन सा आंदोलन कहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में क्यों किया, उसका रीजन क्या था। और उसके बाद जो है हम लोग भारत में जब वापस आएंगे, भारत में जो स्वतंत्रता आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाए गए, तो उनको अलग से तीसरे टॉपिक में कंप्लीट करेंगे। तो हम लोग चलते हैं गांधी जी की दक्षिण अफ्रीका यात्रा। जैसा कि आपको मालूम है कि जब गांधी जी ने राजकोट में प्रैक्टिस की, बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त नहीं हुई, तो उन्होंने मुंबई में भी कुछ समय तक किया, तो उनको बहुत ज़्यादा कामयाबी वकालत में भारत में नहीं मिली। अंततः 1893 में उनके पास एक केस के सिलसिले में दाबदा अब्दुल्ला की कंपनी ने संपर्क किया, और ये कंपनी जो है दक्षिण अफ्रीका में काम करती थी, और वहाँ पे जो है उनके ऊपर एक आरोप था 40,000 पाउंड के लेन देन का। तो उसी सिलसिले में गांधी जी को दादा अब्दुल्ला का जो केस लड़ने के लिए वहाँ पे जाना था। अंततः गांधी जी वहाँ के जाने के लिए तैयार हुए, तो उनको 1 साल के लिए एक अनुबंध दादा अब्दुल्ला की तरफ से जो है किया गया कि भाई गांधी जी कि आप वहाँ पे अगर आएँ तो भाई आपको लंबे समय तक रहना पड़ सकता है, मैक्सिमम 1 साल तक। तो गांधी जी जो है भाई बेरोजगार व्यक्ति थे, उतना सफल यहाँ पे नहीं हो पाए, और काम की ही तलाश भी थी। तो गांधी जी जो है बिना किसी दबाव के कहते थे, हाँ बोल देते कि हम तैयार हैं। तो कहा था आपको आने जाने का फर्स्ट क्लास का शिप का जो है किराया मिलेगा, और खर्चा जो खान पान का है वो भी आपको नहीं करना है, आपकी व्यवस्था होगी, और रहने के लिए भी आपकी व्यवस्था होगी, और 104 पाउंड जो है मंथली जो है पैसा भी मिलेगा। ठीक है। तो किनके बुलावे पे गए थे? दादा अब्दुल्ला, और दादा अब्दुल्ला जो है एक कंपनी थी, उनकी ही कंपनी, उन्हीं के नाम से। तो जो वहाँ पे और जो केस था वो क्या था? लेन देन का 40,000 पाउंड का कुछ केस था। उसके सिलसिले में गांधी जी गए, और उनको जो यात्रा खर्चा भी कंपनी देगी, यात्रा खर्चा कंपनी देगी, और खाने का भी व्यवस्था कंपनी करेगी, रहने के भी लिए कंपनी करेगी, प्लस 104 पाउंड इनको मासिक खर्चा भी मिलेगा, यानी कि वेतन के रूप में मिलेगा। और तो गांधी जी इसके लिए तैयार हुए। अंततः वहाँ पे जब पहुँचते हैं, तो पहुँचते जब गांधी जी हैं, तो ये नटाल बंदरगाह पे उतरते हैं। कहाँ पे बच्चों? नटाल बंदरगाह। ये नटाल बंदरगाह कहाँ है? दक्षिण अफ्रीका में। और दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम जो देश है, नीचे की तरफ बिल्कुल आप देखेंगे तो वहाँ पे साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, वहाँ पे। तो ये जो नटाल बंदरगाह पे उतरते हैं, तो ये दादा अब्दुल्ला स्वयं ही उनके आगवानी के लिए, उनको लेने के लिए बंदरगाह पे आए हुए होते हैं, और फिर अपने साथ ले जाते हैं। और जैसा कि उन्होंने समझौता कर रखा था, वो सारी सुविधाएं गांधी जी को प्रोवाइड कराते हैं। और गांधी जी जो है वहाँ पे पहुँच के उनके केस की अपील करते हैं, और काफ़ी समय तक का जो है केस चलता है। अंततः इसमें गांधी जी को जो है सफलता मिल जाती है। गांधी जी जो है इस केस में दादा अब्दुल्ला के केस को जिता देते हैं, और
जिताने के बाद उनको बड़ा एक सुखद अनुभव होता है कि भाई दक्षिण अफ्रीका में जो है अंग्रेज़ जजों के सामने जो है दलीलें दी और उनकी दलीलों को जो है अपनी दलीलों के द्वारा उनको मनवाया और दादा अब्दुल्ला के केस को दादा अब्दुल्ला को जिताया। तो गांधी जी की जो है पहली जीत है भारत से बाहर इस केस के सिलसिले में। अब चलते हैं अगला। जैसा कि देखेंगे मॉरिसबर्ग घटना, ये पहली घटना थी गांधी जी के दक्षिण अफ्रीका पड़ाव की। दूसरी जो है मॉरिसबर्ग घटना, ये बच्चों बहुत ही इंटरेस्टिंग घटना है और अक्सर एग्जामों में कई बार पूछी जा चुकी है कि मॉरिसबर्ग निम्नलिखित में से किस लिए चर्चा में है और मॉरिसबर्ग कहाँ पे पड़ता है, तो दक्षिण अफ्रीका में। और मॉरिसबर्ग जो है कि अफ्रीका के किस प्रांत की राजधानी है, तो ये राजधानी है नटाल। किसकी है? प्रांत है नटाल, उसकी राजधानी नटाल प्रांत की राजधानी, नटाल की राजधानी। तो गांधी जी से रिलेटेड है कि गांधी जी एक बार ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। वो कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया के मध्य में। कहाँ से? डरबन से प्रिटोरिया, दो नगर हैं और ये नगर दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो यहीं पे जब बीच में पहुंचते हैं, ट्रेन से यात्रा कर रहे हो तो उनके पास फर्स्ट क्लास का टिकट होता है, बाकायदा सूट में टाई वाई लगा के गांधी जी जो है फर्स्ट क्लास के डिब्बे में सफ़र शुरू करते हैं। जैसे ही ट्रेन जो है मॉरिसबर्ग स्टेशन पे पहुंचती है, मॉरिसबर्ग, तो वहाँ पे कई अंग्रेज चढ़ते हैं, यंग एज के थे। तो गांधी जी को वहाँ बैठता देखते उनको सहन नहीं हुआ, तो कहते आप स्टैंड अप और हु और इस तरीके से गांधी जी पे ऊपर बहुत ज़्यादा अपमानजनक शब्द बोलते हैं। और जो है कहते स्टैंड अप करने के बाद उनको भाई पकड़ के ज़बरदस्ती गांधी जी कहते भाई मेरे पास टिकट है फर्स्ट क्लास का, सारा चीज़ें आप देखिए। नहीं, कुछ नहीं, आप बाहर निकलिए। आप जैसे काले लोग हमारे बराबर में बैठेंगे। और गांधी जी के मना करने के बाद भी उनको पकड़ के मॉरिसबर्ग स्टेशन से सामान सहित नीचे फेंक दिया। तो गांधी जी ने बहुत प्रयास किया कि नहीं हम यात्रा अपने टिकट पे कंप्लीट कर सकें, लेकिन उन्होंने एक भी नहीं मानी और गांधी जी को जो है वहाँ पे उतार दिया गया। तो पहली बार गांधी जी को बहुत अपमानित महसूस हुआ कि दक्षिण अफ्रीका में काले और गोरे का कितना भेदभाव है। तो यहाँ पे जो भारतीय मजदूर होंगे, भारतीय होंगे, उनके साथ जो क्या गुजरती होगी, या जो अफ्रीकन मूल के लोग ओरिजिनल जो हफ्सी जिन्हें कहा जाता है, उनके साथ कितना दुर्व्यवहार हुआ होता। और तभी गांधी जी प्रण करते हैं अब मैं जो है रंग भेद की ये भेदभाव वाली नीति है उसके खिलाफ जो है दृढ़ता से संघर्ष करूंगा और उन भारतीयों को, उन अफ्रीकी लोगों को अधिकार दिलाऊंगा जो इसके भेदभाव के शिकार हैं। और उन्हीं को उसी दौरान उनको ये एहसास भी हुआ कि ये प्रॉब्लम दक्षिण अफ्रीका में ही नहीं है, भारत में भी है। भारत में जो सवर्ण जाति के लोग हैं वो जो है जो SC ST OBC के जो छोटी जातियों के लोग हैं उनके साथ भी अपमानजनक इस तरीके से व्यवहार करते होंगे, तो उनको कितना खराब लगता होगा सारा। आज जो है उन्होंने स्वयं के ऊपर बीती तो ऐसी कल्पना, ऐसा मतलब उन्होंने मन में विचार आया। उसी दौरान उन्होंने ये भी एक मन में एक जो है प्रतिज्ञा की कि भारत में अगर मुझे मौका मिला तो हम ऐसी जातियों को उत्थान के लिए, आगे लाने के लिए जो है काम करूँगा और छुआछूत को लिए काम करूँ, छुआछूत के समाप्त करने का काम करूँगा और जो छोटियाँ जातियाँ हैं जो अपने अधिकारों से वंचित हैं उनके लिए कभी काम करूँगा। तभी जब गांधी जी आप देखते हैं कि जब भारत में आते हैं और उन्हें जब मौका मिलता है तो वही गांधी जी यहाँ पे लोगों को मिलते थे, छुआछूत समाप्त करने के लिए आह्वान करते थे
और स्वयं जो है छोटी जात के लोगों के घरों में जाके खाना खाते थे और लोगों को भी ऐसा करने से आह्वान करते थे कि सभी जो हैं भारत में जो भी निवासी हैं वो सब भगवान के लोग हैं। इसीलिए गांधी जी ने छोटी जातियों को उनको हरिजन कहकर संबोधित किया था। हरिजन यानी कि भगवान के लोग। ठीक है, तो ये घटना जो है मॉरिस वर्ग की बहुत ही इंटरेस्टिंग, गांधी जी के जो पहली बार रंगभेद के शिकार हुए और उनको नीचे ट्रेन के नीचे उनको निकाल दिया गया। अगला चलते हैं हम लोग, अगला देखते हैं कि जो दूसरी घटना है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और गांधी जी अगले पड़ाव जो है गांधी जी के संघर्ष का, और वो है प्रथम आंदोलन। तीसरा जो पड़ाव है प्रथम आंदोलन। बच्चों देखेंगे प्रथम आंदोलन जो है कि वहाँ पे दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मूल के लोग रह रहे थे। उन्हीं भारतीय लोगों में से 250 भारतीय जो थे उनको मताधिकार से वंचित कर दिया गया। 250 भारतीयों को मताधिकार से वंचित कर दिया गया। तो जब ये सूचना गांधी जी को मिली, कई लोग जो है उन 250 लोगों को मताधिकार के लिए जो है गांधी जी ने कई जो अधिकार देने वाले जो अधिकारी थे उनसे मिले, जनसभाएं की, महत्वपूर्ण उस समय के वहाँ के महत्वपूर्ण अधिकारियों को पत्र भी लिखे, लेकिन गांधी जी की एक भी ना सुनी गई। और देखा जाए तो एक विधेयक पारित हो गया था और कि जो एशियाई मूल के लोग जो हैं वो अगर यहाँ पे आते हैं तो उनको मताधिकार नहीं मिलेगा, और जो मजदूर भी आए हुए हैं उनको लिमिट समय तक रहने के लिए परमिशन मिलेगी। इस तरीके से जो एक माहौल क्रिएट किया गया था दक्षिण अफ्रीका में भारतीय यानी कि एशियाई मूल के लिए, क्योंकि भारत के लोग और चाइना के लोग अधिकांशतः वहाँ पे निवास कर रहे थे, तो इसीलिए जो है ऐसा कानून लाया गया। प्रथम आंदोलन 1893 में। तो ये आंदोलन देखा जाए एक तरीके का, गांधी जी जो जिस रास्ते पे चल रहे थे वो रास्ता गांधी जी वहाँ के सरकार उसके तहत नहीं लाना चाहती थी, और जो है ये आंदोलन एक तरीके के देखा जाए गांधी जी का असफल हो गया। जो अहिंसात्मक अधिकारों के लिए, इस बात के लिए आंदोलन जो शुरू किए थे, तो गांधी जी को पहली बार लगा कि यार यहाँ की जो अफ्रीका की ब्रिटिश सरकार है वो ऐसे मानेगी नहीं, इनके सीधी उंगली से घी निकलेगा नहीं, और हमें अब जो है एक तरीके का एक जो है ऐसा एक केंद्र बनाना पड़ेगा, आंदोलन का केंद्र बनाना पड़ेगा, निवास स्थान का केंद्र बनाना पड़ेगा, जहाँ पे जो भी प्रताड़ित लोग हैं, शोषित लोग हैं, वो वहाँ पे आ सकें और जो है हमारे साथ जुड़ के ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में आंदोलन चला सकें। तो इसी असफलता के बाद गांधी जी ने सबक लिया और एक नटाल कांग्रेस की स्थापना की। एक अगला पड़ाव पे हम लोग चलते हैं, नटाल कांग्रेस 1894। नटाल कांग्रेस 1894। तो नटाल जो है ये नटाल एक तरीके का एक संगठन था। दादा अब्दुल्ला के ही घर में एक इसके लिए मीटिंग हुई थी, और इस संगठन में लोग भारतीय मूल के लोग जो है इसमें शामिल हो रहे थे, गांधी जी के हर आह्वान पे उनके साथ चलने के लिए। और तो ये संगठन जो है एक बड़ा केंद्र बन गया। और हालांकि ये जो संगठन जो केंद्र रहा है नटाल कांग्रेस, ये एक तरीके का दादा अब्दुल्ला का ही घर था। इसी में जो है नटाल कांग्रेस की स्थापना हुई। कब हुई थी? 1894 में। तो नटाल कांग्रेस जो क्या था, एक संगठन था भारतीय मूल के लोगों का। अब चलते हैं अगला, गिरमिटिया मजदूर आंदोलन। गिरमिटिया मजदूर आंदोलन।
गिरमिटिया मजदूर आंदोलन बच्चों, ये जो गिरमिटिया मजदूर आंदोलन है ये 1906 से लेके 1913 तक चला था। वो जो ब्रिटिश सरकार के लोगों के द्वारा काम धंधे की तलाश में उनको दक्षिण अफ्रीका ले जाया गया और उनको कठोर से कठोर काम लिया गया। और स्टार्टिंग में उनको जो देखा जाए तो काम लेने के बाद जो है वहाँ पे जो लोग बस गए तो उनको उन अधिकारों से वंचित किया गया जो वो चाहते थे। और गांधी जी ने उन लोगों के जो, क्योंकि उनकी जो लाइफ स्टाइल, उनका जीवन जो है बड़ा संघर्षमय गुजर रहा था, तो गिरमिटिया मजदूर जो थे तो उनको एक तरीके का जिसको बोलेंगे दास, जैसे उस समय दास प्रथा तो चूँकि समाप्त कर दी गई, तो दास प्रथा का उन्होंने दास बना के दो लोगों को रखना, काम उनसे लेना, तो उसी के ही पैरेलल में एक व्यवस्था अंग्रेजों ने शुरू कर ली थी जो गिरमिटिया था। तो एक तरीके के गिरमिटिया का जो शाब्दिक अर्थ है उसको कहा जाता है एग्रीमेंट। गिरमिटिया का जो अर्थ है यानी कि एग्रीमेंट। एग्रीमेंट किससे किया गया? जो मजदूर हैं जो अफ्रीका में ब्रिटिश सरकार के अंडर में उनके कारखानों में, फैक्ट्री में लेबर का काम करना चाहते थे, तो उनको प्रारंभ में जो है 10 साल के लिए लाइसेंस दिया गया। और 10 साल के बाद जो भाई उनको इतनी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है कि अब वो बाहर वहाँ से जाएं, तो बहुत सारे भारतीय जो है वहाँ पे रहने लगे। तो उनको उसी तरीके से उनका शोषण होने लगा और उनको अधिकार नहीं दिए गए। तो फिर गांधी जी ने उनके अधिकारों के लिए जो है आंदोलन चलाया और ये आंदोलन 1913 तक चला। अंततः जो है गांधी जी को कामयाबी मिली। और पूरी तरीके से देखा जाए तो जो गिरमिटिया आंदोलन अगर समाप्त हुआ तो 1917 में हुआ था, लेकिन गांधी जी को बहुत हद तक जो है इसमें कामयाबी मिल गई थी। तो ये गिरमिटिया आंदोलन गांधी जी ने वहाँ पे चलाया। और गिरमिटिया लोगों से जो टैक्स वगैरह लिया जाता था वो टैक्स भी 3 पाउंड जो है वो समाप्त किया गया। 3 पाउंड जो है टैक्स समाप्त किया गया। तो ये गांधी जी की एक बड़ी कामयाबी के रूप में आई है। अब आगे हम लोग चलते हैं अगला, ग्रीन पंपलेट। ग्रीन पंपलेट यानी कि नाम आप देखेंगे ग्रीन है। और गांधी जी 1896 में, ये गांधी जी जो 1896 में भारत आए थे। भाई आंदोलन लंबा चल रहा था, उनका परिवार यहाँ पे रह रहा था, तो गांधी जी ने लगा कि भाई अब आगे और यहाँ पे संघर्ष हो सकता करना पड़े, तो हम अपने परिवार को भी यहाँ पे ले आते हैं। तो 1896 में गांधी जी जो है परिवार को लेने के लिए भारत आए। तो अपनी यात्रा के ही दौरान उन्होंने ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट में, ब्रिटिश सरकार के शोषण के ऊपर बहुत कुछ लिखा। और लिखने के बाद जब भारत पहुंचते हैं तो भारत में राजकोट में, वहीं के दीवान थे उनके फादर, राजकोट गुजरात में उन्होंने करीब 10,000 प्रतियां छपवाई जो उन्होंने यात्रा के दौरान लिखी थी, छपवाई, यहाँ पे बांटी गई। तो वो जो प्रतियां छपवाई वो कागज़ जो है ग्रीन कलर का था, इसीलिए उसको कहा गया ग्रीन पंपलेट। और लोगों में एक जागरूकता फैलाने के लिए, और इस तरीके से जो है ब्रिटिश सरकार काफ़ी, क्योंकि यहाँ पे ब्रिटिश सरकार का रोल था, तो ये इस तरीके से बड़ा चर्चा में रहे थे। गांधी जी की जो यात्रा का जो विवरण है ग्रीन पंपलेट के रूप में छपा था। कब छपा था? 1896 में, और भारत में। और इसकी प्रतियां जो राजकोट और उसके आसपास के क्षेत्रों में बंटवाई गई थी, वो प्रतियां कितनी थी? 10,000 के लगभग थी हैं। अब चलते हैं बच्चों अगले पड़ाव पे, जो गांधी जी का अगला पड़ाव है, आप देखेंगे बोर युद्ध। बोर युद्ध
बोर युद्ध जो है ये 1899 से 1901 तक चला था। तो ये बोर युद्ध जो है किससे संबंधित था? इसमें डच थे और अंग्रेज थे, उनके मध्य में ये रहा था। जैसा कि आप देखेंगे कि बच्चों आपको मालूम होगा, यूरोपीय यात्रियों में से सबसे पहले कौन भारत में आए थे? पुर्तगाली। भारत में कौन आए थे? पुर्तगाली। अगर ये पूछा जाए दक्षिण अफ्रीका में जो यूरोपीय यात्रियों का आने का क्रम है, वो सबसे पहले डच आए थे। डच आए थे तो डचों ने जिन क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था उसको कहा जाता था बोअर। और बाद में डचों के बाद में जो दक्षिण अफ्रीका में आए थे अंग्रेज, तो उन्होंने अंग्रेजों ने जो क्षेत्रों पे कब्जा कर लिया था, तो वो मुख्य रूप से नटाल की जो घटना हुई थी वो अंग्रेजों का क्षेत्र था। और बोअर जो डचों का जो क्षेत्र था, जिन्हों पे डचों ने अपना कब्जा कर लिया था, उन्हीं उसी क्षेत्रों में एक जो है क्षेत्र था ट्रांसवाल क्षेत्र। कुछ समय बाद 1899 में यहाँ पे सोने की खानें मिली। किसकी? सोने की, हीरे की। अब प्रतिस्पर्धा हो गई है कि भाई ट्रांसवाल जो डचों का जो क्षेत्र है, जहाँ पे ट्रांसवाल क्षेत्र में जो है डायमंड की और गोल्ड की माइन मिली, तो डच जो है बड़ा हरकत में आ गए, आर्थिक संपन्नता की तरफ बढ़ने लगे। तो अंग्रेज़ों से रहा नहीं गया और अंग्रेज़ों ने उन क्षेत्रों पे कब्जा के लिए जो है आक्रमण किया, युद्ध किया। और इसी युद्ध में चूंकि नटाल जो प्रांत था वो अंग्रेज़ों का क्षेत्र था, गांधी जी का जो आंदोलन था, तो गांधी जी को यहाँ पे संवेदना हुई अंग्रेज़ों के लिए। और इसमें गांधी जी ने भारतीयों से को आह्वान किया अंग्रेज़ों की मदद करने के लिए और हर संभव सहायता देने के लिए। लेकिन गांधी जी ने इसी के साथ साथ जो बोर युद्ध था, दीन दुखी गरीब जो थे और जो भी घायल हुए थे, एम्बुलेंस की एक टुकड़ी गठित की थी और जो घायल युद्ध में नागरिक थे उनकी मदद करने के लिए, क्योंकि गांधी जी चाहते थे कि युद्ध में जो भी घायल सिपाही है, चाहे डचों का हो, अंग्रेज़ों का है, वो एक मानवता के हितैषी हैं और मानव कल्याण के लिए उन्होंने जो है बहुत सारे घायलों का ट्रीटमेंट, इलाज करवाया। और इस तरीके से जो है ये युद्ध जो है 1901 में जाके समाप्त हुआ और इसमें अंततः जो है अंग्रेज विजयी रहे थे। कौन विजयी रहा था? अंग्रेज विजयी रहे, बोअर युद्ध में विजयी रहे। और इसी के बाद जो है गांधी जी को एक पदक भी दिया गया था, बोअर पदक। गांधी जी ने अंग्रेजों की साथ साथ मानव कल्याण के लिए जो है घायल सैनिकों की मदद की थी, इसीलिए इनको ब्रिटिश सरकार की तरफ से बोअर पदक भी दिया गया। तो ये जो घटना है वो कब की है? तो ये 1899 से लेके 1901 में घटित हुआ था बोअर युद्ध। और ये बोअर युद्ध किनके मध्य में हुआ था? डच और अंग्रेज़ों के मध्य में रहा था। अब चलते हैं बच्चों अगले टॉपिक की तरफ। अगला जो टॉपिक है हमारा, गांधी जी क्योंकि वहाँ पे आंदोलन काफ़ी हद तक कंप्लीट कराए थे, तो गांधी जी को लगा कि अब मेरा यहाँ लग रहा काम पूरा हुआ। तो 1901 में गांधी जी दूसरी बार, पहली बार तो आपको मालूम बच्चों होगा, पहली बार गांधी जी कब आए? भारत आए थे फर्स्ट टाइम यहाँ पे। दूसरी बार पुनः भारत आते हैं 1901 में, पुनः भारत आए। कब? 1901 में। 1900 तो जब 1901 में भारत आते हैं तो गांधी जी पहली बार कांग्रेस के किसी मंच पर शामिल होते हैं। कांग्रेस सम्मेलन हुआ था 1901 में और कहाँ पे हुआ था? ये कलकत्ता में। और इसके अध्यक्ष कौन थे इस सम्मेलन के? दिनसा वाचा।
अध्यक्ष कांथा वाचा। ठीक है, अगर बच्चों एग्जाम में आए कि गांधी जी ने सबसे पहले कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में। कलकत्ता अधिवेशन कब हुआ था? 1901 में। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दिनथा वाचा ने की थी। तो यहाँ पे गांधी जी जब मिले तो लोग भारतीयों से मिले तो गांधी जी को पहली बार एहसास होता है कि भारतीय नेता जो हैं बोलते तो बहुत कुछ हैं लेकिन करते कुछ नहीं हैं। पहली बार एहसास लगा। तो गांधी जी जब बोलते थे तो उनको भी एहसास रहता था, यार भारतीय जो हमें विश्वास में लेते हैं, हम जो है बहुत ही संभल के बोलना चाहिए। जैसे आजकल बच्चों हम लोग देखते हैं कि नेता तो बहुत कुछ बोल देंगे, चुनाव के दौरान भाषणों में बड़े बड़े वादे करेंगे, लेकिन जब करने की बारी आए तो कुछ नहीं। तो ये गांधी जी को एहसास हो गया था 1901 में कि भारतीय नेता जो हैं, राजनेता, बोलते तो बहुत कुछ हैं, बदले में करते नाम मात्र का हैं। तो ये कांग्रेस के इस मंच से ही गांधी जी को पहली बार एहसास हुआ था। तो वो इन सब चीज़ों से बचे। तो जो बाद में जब यहीं पे पार्टिसिपेट करे और अंततः वो दक्षिण अफ्रीका से एक तरीके से आ चुके थे यहाँ पे, लेकिन 1901 अगले ही साल ऐसा होता है कि वहाँ से फिर खबर आती है, गांधी जी से फिर रिक्वेस्ट किया जाता है कि गांधी जी प्लीज़ फिर आ जाइए। और अब जो है ब्रिटिश सरकार ने एक नया कानून ले आई है, हम लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। तो गांधी जी से भारतीयों की संवेदना के लिए रहा नहीं गया और गांधी जी फिर जो है 1902 में जो है दक्षिण अफ्रीका पहुंच जाते हैं। अब गांधी जी के तो लिए अब वो एक तरीके का नई यात्रा नहीं थी, वहाँ पे बहुत सारे लोग परिचित थे, बहुत सारे आंदोलन कर चुके थे। तो गांधी जी जो है पुनः दक्षिण अफ्रीका पहुँचते हैं। तो अगले पड़ाव पे हम लोग चलते हैं। गांधी जी पुनः दक्षिण अफ्रीका पहुँचे। कब पहुँचे? ये पहुँचे थे 1902 में। क्यों पहुँचे थे? इसलिए कि भारतीयों के जो लोग वहाँ पे थे, एक एशियाटिक विभाग की स्थापना की गई थी और ये विभाग भारतीयों को, भारतीय यानी कि एशिया के लोग जो थे उनको रहने की, लाइसेंस की जो अनुमति बहुत मुश्किल से देता था। तो इसलिए भारत के लोग और एशियाई देशों के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा परेशान थे और इस अधिकार दिलाने के लिए कि ये कानून जो एशियाटिक विभाग लाया गया है, तो उससे जो है अनुमति तो कोई ले, लेकिन जो विभागीय अनुमति नहीं देने के लिए बहुत दौड़ाता था, यानी कि नहीं देना है तो वो दौड़ाते थे। तो इसी के आंदोलन के लिए गांधी जी 1902 में फिर पहुंच जाते हैं और बाकायदा जो है आंदोलन करते हैं। और आंदोलन करने के बाद जो है अंततः वहाँ पे एक चेम्बरलिन थे, उनसे मामले में डिस्कशन वगैरह करते हैं और बाद में ये, क्योंकि ये विधेयक पारित कर दिया गया, एशियाटिक विधेयक एशियाटिक विभाग द्वारा एक पारित कर दिया गया एशियाटिक विधेयक। और इस विधेयक में ये था कि भाई कोई भी एशियाई मूल का भारत में है, अगर कहीं पे जा रहा रह रहा तो भाई उसके पास अपना लाइसेंस रखना उसके लिए ज़रूरी था। और इसी का भारत में गांधी जी ने भारी विरोध किया और ये फिर भी जो है ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से पास कर दिया गया। और गांधी जी की जो विचारधारा को सबसे गहरी अगर चोट लगी थी तो इसी के द्वारा लगी थी। गांधी की विचारधारा को चोट, गांधी जी की विचारधारा को चोट पहुंचाया गया, विचारधारा को चोट पहुंचाया गया। ठीक है, तो गांधी जी ने कहा अच्छा बच्चे, हमारे आंदोलन के बाद भी तुम पे असर नहीं हो रहा है और तुमने जो है विधेयक भारतीयों
को बाहर रखने के लिए, परेशान करने के लिए, एशियाई मूल के लोगों को परेशान करने के लिए जो कानून पारित किया गया है, और उस कानून का हम बराबर विरोध करेंगे और उसके लिए हम फिर कसब कर लेते हैं। तो इसी के बाद गांधी जी को लगा कि ये संघर्ष जो है बड़ा लंबा है, अब इस संघर्ष को फिर एक नए प्लानिंग, नए तरीके से जो है समाप्त करना पड़ेगा, नया तरीका अपनाना पड़ेगा। इसके लिए एक ज़रूरत थी गांधी जी को एक नए मुख्यालय की, तो वहीं पे उन्होंने एक फिनिक्स आश्रम स्थापित किया। अगला चलते हैं, फिनिक्स आश्रम 10 नंबर पे है फिनिक्स आश्रम। कहाँ कब स्थापित हुआ था, बहुत इंपॉर्टेंट है। गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब की थी, तो ये 1904 में, और 1904 से लेके 1914 तक गांधी जी इसी आश्रम में रहे। इसी आश्रम को उन्होंने अपना मुख्यालय बनाया, यहीं पे रहे, और भारतीयों को के अधिकारों के लिए जो ब्रिटिश सरकार से जो संघर्ष किया, इसी आश्रम से होके गया। क्योंकि बहुत सारे लोगों को आना होता था, गांधी जी से मिलना होता था, और गांधी जी जो हैं वहाँ पे ब्रिटिश सरकार से कैसे निपटना है, तो उसका मार्गदर्शन भी लोगों को करते थे। तो ये स्थान बना दिया, एक आश्रम बना दिया गया था, जहाँ पे खाने पीने रहने की पूरी बाकायदा व्यवस्था होती थी। और ये जो आश्रम, फिनिक्स आश्रम है, ये कहाँ पे था, ये डरबन में था। कहाँ पे था बच्चों, तो ये डरबन में था। यही इसी आश्रम से आगे देखेंगे कि गांधी जी ने एक पत्रिका निकाली थी, इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, और ये जो इंडियन ओपिनियन है, भारतीय लोगों के लिए, भारतीय लोगों के विचारों के लिए, भारतीय लोग जो संघर्ष है में जीवन गुजार रहे हैं, उसमें उनको कैसे कामयाबी मिले, तो ये इसमें इसका वर्णन रहता था। और ये गुजराती एवं अंग्रेजी में थी। किसमें थी, गुजराती और अंग्रेजी में थी। इसी नाम का एक अखबार भी निकाला था, इंडियन ओपिनियन, गुजराती मैगजीन थी, न्यूज़पेपर भी था। और बाद में देखेंगे, और इसको तमिल और हिंदी में भी रहा, हिंदी में और तमिल में भी रहा। तो ये फिनिक्स आश्रम भारतीयों के नए सूर्य की तरह जो है लोगों को एनर्जी देने लगा, और गांधी जी फिर एक नए एनर्जी के साथ जो है भारतीयों के अधिकार के लिए मैदान में कूद गए। बाद में इसको जो है ठीक है, तो ये आपका फिनिक्स आश्रम की घटना रही है डरबन की। अब आगे चलते, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। हम लोग बच्चों चलते हैं, गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह। ये गांधी जी का जो प्रथम सत्याग्रह है, कब का है, 1906। गांधी जी का प्रथम जो एशियाटिक विधेयक है, जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा पारित कर दिया गया, उसको प्रतिबंधित कराने के लिए गांधी जी ने सत्याग्रह, अहिंसा और प्रतिरोध, सत्याग्रह, अहिंसा और प्रतिरोध का सहारा लिया कि बाई का चांस जो ये ब्रिटिश सरकार की तरफ से एक ऐसा कानून पारित कर दिया गया एशियाटिक, तो जब तक ब्रिटिश सरकार नहीं, तो गांधी जी जगह जगह पे जो है धरना प्रदर्शन करते थे, जो है भूख हड़ताल पे बैठे थे। तो गांधी जी अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो जाते हैं, और तभी जो है कुछ महीने के बाद जो है गांधी जी को 1908 में गिरफ्तार कर लिया जाता है, और कुछ महीने की जेल। तो अगर गांधी जी गिरफ्तार कर ले जाते हैं, पहली बार जेल गए, पहली बार जेल इनको पहली बार जेल गए। क्वेश्चन आए
बच्चों कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी पहली बार कब जेल गए थे? तो 1908 में जो है पहली बार जेल गए थे और उनको गिरफ्तार जब किया गया था तो वही 1908 में। अब चलते हैं, गांधी जी जब जेल से छोड़ दिए जाते हैं तो एक नया हिंद स्वराज की स्थापना करते हैं। किसकी स्थापना करते हैं? हिंद स्वराज। हिंद स्वराज 12 नंबर पे है, हिंद स्वराज। हिंद स्वराज ये एक पुस्तक है, यानी कि बुक है, और किस भाषा में है? तो गुजराती में है। इसमें गांधी जी जो है अपने संघर्ष को, अपनी जो इसमें जो द्वेष की भावना जो को भुलाकर प्रेम की भावना की बात कही है। इसमें किसकी? द्वेष की भावना को भुलाकर प्रेम की भावना पर अपने विचार या अपने वक्तव्य दिए हैं। और ये एक तरीके की जो बुक है ये संवाद शैली में है। संवाद शैली में है। संवाद शैली कैसी बच्चों? तो संवाद शैली जो है क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में, क्वेश्चन है, फिर उसके जो गांधी जी ने के माइंड में क्वेश्चन आया, फिर उसका आंसर क्या होना चाहिए, जो अपनी विचार शैली को उस आंसर के थ्रू उन्होंने वर्णन किया गया है। और ये गांधी जी ने जो हिंद स्वराज जो बुक लिखी थी, कब लिखी थी? 1909 में लिखी थी। और ये जो बुक लिखी थी जब दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी एक बार इंग्लैंड गए थे। कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका से इंग्लैंड गए थे। उसी यात्रा के दौरान गांधी जी ने इस पुस्तक को लिखा था और अपने विचार भावनाओं को, बाद में ये पुस्तक प्रतिबंध कर दिया गया था। और उस प्रतिबंध के बाद जो है 1938 में इसको प्रतिबंध में ढील दी गई। प्रतिबंध लगाया गया बाद में, और प्रतिबंध में अगर ढील दी गई थी तो ढील कब दी गई थी? 1938 में प्रतिबंध हटाया। किस पे? हिंद स्वराज। कब पब्लिश हुई थी? 1909 में। किस शैली में है? संवाद शैली में है, क्वेश्चन आंसर शैली में है, और जो है ये प्रेम की भावना को जगाने का काम करती थी। उसका वर्णन इसमें मिलता है। अब बच्चों चलते हैं हम लोग अगले, टॉल्स्टॉय फॉर्म। टॉल्स्टॉय फॉर्म जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जामों में अक्सर आ चुका है। टॉल्स्टॉय गांधी जी के द्वारा एक दक्षिण अफ्रीका में टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की गई थी। ये स्थापना कहाँ पे की गई थी? अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में। स्थापना जोहान्सबर्ग। जब इस फॉर्म के लिए जो है जमीन किसके दिए? तो हरमन कॉलेनबॉक्स के द्वारा दिया गया। हरमन कॉलेनबॉक्स के द्वारा जमीन दी गई। एक जर्मनी मूल के व्यक्ति थे और गांधी जी के की पॉलिसी सिद्धांतों को बहुत पसंद करते थे। गांधी जी को अपना आदर्श मानते थे। तो गांधी जी की मदद करने के लिए उनको जो है एक प्लेस प्रोवाइड कराया, ज़मीन दिलाई, जहाँ पे जो है टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना की। तो ये टॉल्स्टॉय कौन थे? तो ये रूसी दार्शनिक विचारक थे। रूसी दार्शनिक विचारक थे जिनसे गांधी जी प्रभावित थे। इसीलिए जो है इस टॉल्स्टॉय फॉर्म की स्थापना जोहान्सबर्ग में 1910 में गांधी जी के द्वारा की गई थी। और इसी में गांधी जी ने जो है संस्कृत को अपना एक आदर्श बनाया। शिक्षा के लोगों को शिक्षित होना है, अपने अधिकार अगर समझने हैं, और सत्य अहिंसा का लोगों को पाठ पढ़ाया, और स्वावलंबन स्वदेशी अपनाने का आश्वासन दिया, और मित्रवर्ग सहयोग और धर्म को अपनाते हुए जो है राज सेवा में
सबको अपना योगदान देना चाहिए। तो उस तरीके से आदर्श जो है इसी टॉलस्टॉय फॉर्म में गांधी जी द्वारा अपनाए गए, और वो सारे फॉर्म जो है गांधी जी के समय में बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुए। उन्हीं को बाद में अधिकांश लोग, बहुत सारे लोग जो है उनको अपना आदर्श मानते हैं और उनको उन सिद्धांतों को अपनाते हैं जो गांधी जी ने यहाँ पे कहे थे देने के लिए। अब इतना संघर्ष के बाद जो है गांधी जी का काम वहाँ पे लगभग हो चुका था, तो गांधी जी अब भारत आने के लिए जो है कमर कसते हैं और भारत वापसी। तो भारत वापसी जो हुई है कितने सालों बाद हुई है? 21 साल। अफ्रीका में अगर बच्चों अगर देखा जाए कि गांधी जी कितने साल के बाद भारत आए, तो 21 साल बाद जो है गांधी जी भारत आए। और भारत वापसी के लिए जो है उन्होंने 1914 में स्टार्ट किया गया था। कब? 18 जुलाई 1914 में वहाँ से अपनी यात्रा शुरू की दक्षिण अफ्रीका से, और 9 जनवरी 1915 को गांधी जी मुंबई पहुँचे, और मुंबई में जो है अपोलो बंदरगाह, किस बंदरगाह पे? अपोलो बंदरगाह पे उतरे। अपोलो पोर्ट बंदरगाह, जो शिप था जिससे गांधी जी आए थे उसका नाम था एस सुदीप। एस सुदीप, जो गांधी जी को दक्षिण अफ्रीका से यहाँ लाया था, उससे आए। जब 9 जनवरी को यहाँ पे आए, इसीलिए 9 जनवरी को जो है भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया, भारतीय प्रवासी दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रवासी दिवस की गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका में सक्सेसफुल अपने आंदोलन को सफलता प्राप्त करते हुए भारत जब आते हैं, तो उनका जो है अपोलो बंदरगाह पे जब उतरते हैं तो भव्य तरीके से विजेता के रूप में उनका स्वागत होता है। और जो है फिर यहीं पे उसके बाद अब वहाँ बहुत सारे हजारों की संख्या में भारतीय थे, उनके मिलते हैं। यहीं पे उनके एक जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो मित्र थे, जो भी गांधी जी से मिलते हैं, और उन गांधी जी को कहते हैं चलो ठीक है, आपने दक्षिण अफ्रीका में कामयाबी ली है, और अगर आपको भारत में कामयाबी होना है तो सबसे पहले जो है आप पूरे भारत का भ्रमण करें, और जब भ्रमण आप करें तो आँखें और कान खुले रखें और जबान बंद रखें, तो आप भारत को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। और यही गांधी जी ने भारत में किया। इसीलिए राजनीतिक गुरु उन्हीं को गांधी जी ने अपना माना है। गोपाल कृष्ण गोखले जो हैं गांधी जी के राजनीतिक एवं पॉलिटिकल गुरु माने जाते हैं। तो ये अपोलो बंदरगाह के बाद जो गांधी जी जो है अपने आश्रम आते हैं, कहाँ पे? साबरमती। ये कहाँ पे है? अहमदाबाद, गुजरात। साबरमती आश्रम बनाते हैं। कब कंप्लीट होता है? 1917 में। तो ये जो साबरमती आश्रम है, वहाँ पे गांधी जी, एक गांव था उसी के तट पे, कोचरब को बाद में कोचरब गांव, तो बाद में जो है ये गांधी जी उसको, गांधी जी के जो शिष्य थे उनके द्वारा जो है ये गांव विस्तृत रूप से डेवलप किया जाता है, और भारत में अगला आंदोलन, अगले पड़ाव के रूप में उसको अपना स्थान बनाते हैं। साबरमती तो बच्चों बहुत महत्वपूर्ण है। गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की? तो जो है 1917 में। और पूर्व साबरमती आश्रम को पूर्व में क्या कहा जाता था? तो कोचरब कहा जाता था। ये ध्यान रखिएगा बच्चों। और ये जो साबरमती आश्रम है ये 1917 से लेके लगभग 1933 तक रहता है। मतलब ये गांधी जी रहते हैं इसमें 1933 तक। बाद में जो है
अपना आश्रम त्याग देते हैं, वर्धा को आश्रम बनाते हैं और ब्रिटिश सरकार के खिलाफ जो है सशक्त संघर्ष को अपनाते हैं। भारतीयों को अधिकार के लिए, देश को स्वतंत्र कराने के लिए जो है अपना तन मन धन दांव पे लगा देते हैं। अंततः देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद होता है और गांधी जी जो है बाद में 1948 में उनका देहांत हो जाता है। तो इसके बीच का जो संघर्ष अब अगले हम लोग क्लास में देखेंगे कि भारत में उन्होंने देश के आज़ाद कराने के लिए कौन कौन से आंदोलन किए और उनकी क्या पृष्ठभूमि रही, तो सारी चीज़ें समझते हैं। बच्चों, अगर हमारा चैनल आपने ब्रेन्स जीएस सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है करें और अपनी जीएस को बेहतर से बेहतर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके।